इस वीडियो के बाद अगर मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच आती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति होगा, भूमाफिया, खनन माफिया जयराम जालान। जयराम जालान जो कि एक भूमाफिया है, इसके जमीनी स्तर पर लठैत रहते हैं और लठैत क्या करते हैं कि किसानों पर जबरदस्ती दबाव डालते हैं और उनसे जबरदस्ती खेत अपने नाम पर लिखवाते हैं। डरे हुए हैं, किसी में भी हिम्मत नहीं है कि इस भूमाफिया के खिलाफ खड़ा हो। 32VN 7195 ये जेसीबी का नंबर आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो बंजर भूमि गांव में है उसमें कृषि वानिकी के माध्यम से उसको हरा भरा करने का प्रयास किया जाएगा। माफिया, भूमाफिया जयराम जालान तक पहुंचाना चाहूंगा कि अपने लठैतों के माध्यम से धमकी देने का काम मत करो। अगर इतनी हिम्मत हो तो सामने आकर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बच्चा जिसका जन्म 1990 के दशक में भोगापुर गांव में हुआ था। जब वो 7-8 साल का हुआ तो उसके घर वालों ने उसे एक साइकिल खरीद कर दी कि आप भोगापुर से बंथरा, जो कि 5 किलोमीटर दूर था, वहां उस बच्चे का स्कूल था, तो बोला गया कि आप 5 किलोमीटर दूर जाइए और पढ़िए। तो साइकिल चलाने के दौरान, यानी स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने के दौरान, उस बच्चे को एक अनुभव ये हुआ कि जब वो रोड के किनारे चलता था तो उसको छांव प्रतीत होती थी, मतलब उसे धूप नहीं लगती थी। तो धीरे धीरे उसने साइकिल रोड के किनारे चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि गांव में कुछ लोग आए और उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ों को काटने का परिणाम ये सामने आया कि धूप पड़ने लगी रोड पर। तो उस बच्चे ने अचानक पेड़ काटने वाले लोगों से एक दिन अचानक से पूछा कि भैया आप लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति जो कि बाइक पर बैठा हुआ था, ठेकेदार जैसा लग रहा था, जो उस कटाई का नेतृत्व कर रहा था, वो खड़ा हुआ और उसने आकर उस बच्चे को माँ की गाली दी और थप्पड़ मारा। वो बच्चा जाकर रोड पर गिरा। वो बच्चा कोई और नहीं है बल्कि मैं हूँ। और आज जो समस्या है वो उस छोटे ठेकेदार की नहीं है बल्कि एक बड़े भूमाफिया की है, जिसका नाम है जयराम जालान। जयराम जालान, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। आप इनको भूमाफिया भी कह सकते हैं, खनन माफिया भी कह सकते हैं, इको माफिया या पर्यावरण माफिया भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं पहली बात ये बोल रहा था, अगर मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच आती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति होगा, भूमाफिया, खनन माफिया जयराम जालान। चलिए, जिस खेत में हम खड़े हुए हैं पहले इस खेत को आपको दिखा देते हैं। भाई दिखाना जरा, 1 मिनट। अगर हम किस खेत की बात करें तो दोस्तों ये लगभग 6 बीघे का एक खेत था। 5.75 बीघे का ये एक खेत था और ये खेत 4 बहनों की संपत्ति था, यानी ये 4 बहनों के नाम था, जिसमें से एक बहन को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। उस बीमारी के कारण उस बहन को अपना हिस्सा यानी चौथाई हिस्सा बेचना पड़ा। जैसे उस बहन ने अपना चौथाई हिस्सा बेचा तो भूमाफिया, खनन माफिया जयराम जालान को इस खेत में प्रवेश मिल गया। उसने बाकी की बची हुई 3 बहनों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप भी अपना खेत बेच दीजिए। अंततः परेशान होकर 2 बहनों ने और खेत बेच दिया और इसमें सिर्फ 1/4 हिस्सा एक बहन का रह गया। जालान जो कि एक भूमाफिया है, इसके जमीनी स्तर पर लठैत रहते हैं और लठैत क्या करते हैं कि किसानों पर जबरदस्ती दबाव डालते हैं और उनसे जबरदस्ती खेत अपने नाम पर लिखवाते हैं। अगर हम इस जयराम जालान की बात करें तो इन्होंने ये क्या करते हैं, ये किसानों पर दबाव डालते हैं। अगर आप ये खेत देखेंगे तो 3 साइड इसके किसानों के खेत हैं। इन्होंने बहुत गहरा गड्ढा इसमें खुदवा दिया है। आप अगर इसको देखेंगे तो इन्होंने भयंकर खनन करवा दिया है 3 तरफ के किसानों पर। अब इनके जो जमीनी स्तर के लठैत हैं, इनके आदमी हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि आप अपनी जमीन बेचिए। क्यों? समस्या ये है कि जब भी अब बारिश होगी, जो 3 साइड के किसान हैं, इनकी जो उपजाऊ मृदा है वो बहकर इस तालाब में आ जाएगी जो इन लोगों ने खुदवा दिया है। अब तालाब भी नहीं इन्होंने खुदवाया, इस पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कई अच्छी फसलें उपजाई जाती हैं। जैसे रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, सरसों, उसके बाद मटर, चने, ये सब उपजाए जाते हैं। खरीफ के अंतर्गत इस क्षेत्र में आपको चावल मिलेगा, दालें मिलेंगी, मक्का मिलेगा, ये सब यहाँ पर उपजाया जाता है। लेकिन समस्या डरे हुए हैं, किसी में भी हिम्मत नहीं है कि इस भूमाफिया के खिलाफ इसके जो आदमी हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। आज हम आए हैं तो यहाँ पर आज भी जेसीबी से मृदा का खनन हो रहा है, तो ये आप देखेंगे बड़ी चीज। अब दोस्तों ये देखिए, 32VN 7195 ये जेसीबी का नंबर, यहाँ पर खनन हो रहा है। गांव वाले जब शिकायत करते हैं, खनन रुक जाता है, फिर रात में खनन शुरू हो जाता है या फिर थोड़े दिन बाद खनन शुरू हो जाता है। तो ये जेसीबी एक नहीं, जैसी यहाँ पर बहुत सारी जेसीबियां खुदाई करती रहती हैं। तो ये यहाँ पर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरीके से ये भूमाफिया, खनन माफिया प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है और इसके जमीनी जो भी लठैत हैं वो इसको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। वो किसानों को धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि खेत छोड़ दो। अब दोस्तों देखिए, ये रास्ते में खनन करने के बाद इनके ट्रैक्टर और ट्रक जो मिट्टी भर कर ले जाते हैं यहाँ पर, उस रास्ते में देखिए जितने पेड़ पड़ते हैं, इन्होंने उस सारे पेड़ों का खनन कर दिया है। एक पेड़ों को काट दिया है। लगभग 100 पेड़ थे वो इन्होंने काट दिया है।
आप ध्यान से देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरीके से ये प्रभावित कर रहे हैं। न केवल कृषि भूमि बल्कि वन और जंगल को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इधर भी देखिए, इस साइड भी देखिए, पेड़ थे, इन्होंने ट्रक का रास्ता बनाने के लिए सारे पेड़ों को एकदम साफ कर दिया है। और यहाँ पर एक बोरिंग थी जिससे इन खेतों की सिंचाई होती थी, तो उसको भी इन्होंने प्रभावित कर दिया है। उस बोरिंग से पाइप वाइप लगे थे, उसको भी निकाल कर इन्होंने फेंक दिया है। तो दिखाते हैं आपको बोरिंग। तो अब देखिए आप, ये है यहाँ पर बोरिंग थी, इनके व्यक्तियों ने यानी भू माफिया, खनन माफिया जयराम जालान के व्यक्तियों ने पूरी बोरिंग बर्बाद कर दी। इस बोरिंग ट्यूबवेल के माध्यम से आसपास के जो खेत थे जिसमें रबी और खरीफ की फसलें उपजाई जाती थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप देखेंगे सारे पेड़ कटे हुए हैं और हम आज वीडियो बनाने आए हैं तो इनके आदमी जबरदस्ती कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं। तो ये सारा इनके द्वारा कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और वन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये मेरी लंबाई लगभग 6 फुट से 6 फुट 2 इंच के बीच में, और इन्होंने इतना गहरा गड्ढा कर रखा है, लगभग 6 फुट की खुदाई इन लोगों ने, अवैध खनन मृदा का लगातार ये लोग करा रहे हैं। तो ये देखेंगे आप, जेसीबी के माध्यम से दिन रात यहाँ पर खुदाई चल रही है और ये खुदाई का नेतृत्व जो कर रहा है वो भू माफिया जयराम जालान कर रहा है। अब दोस्तों, भारत के संविधान की कुछ बातें करेंगे जिसके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो संविधान जो कि भारत का सर्वोच्च विधान है, उसमें जो 3 प्रमुख भाग हैं, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो या फिर मूल अधिकार हो या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, तीनों में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो भारत के संविधान के मूल अधिकार के आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 19(1)(g) में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। 19(1)(g) में खास तौर पर यह बोला गया है कि आप कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करेंगे उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ये जयराम जालान जो भूमाफिया है, ये जो भी व्यापार कर रहा है इससे यहाँ का पूरा पारितंत्र प्रभावित हो रहा है, गांव में संघर्ष हो रहा है, किसान डरे हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो MC मेहता बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण रहित वातावरण में रहना प्रत्येक नागरिक का जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी MC मेहतावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पर्यावरण या प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार में शामिल है। इसी तरह अगर हम DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो उसमें भी आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48A में साफ साफ पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। यहाँ तक कि भारत के संविधान में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है और उसमें भी पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। क्या सर्वोच्च विधान जमीनी स्तर पर लागू है? ये दुर्दशा आप खुद देख लीजिए कि सर्वोच्च विधान एक अलग चीज है और जमीनी स्तर पर इन भू माफियाओं, खनन माफियाओं, पर्यावरण माफियाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च विधान है उसे कहते हैं संविधान, और उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए न केवल भारत सरकार ने बल्कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी उसके लिए प्रयास किया है। भारतीय वन अधिनियम जो कि 1927 में पारित किया गया था, उसमें अंग्रेजों ने पर्यावरण के संरक्षण यानी पेड़ पौधों के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया था। आजादी के बाद भारत सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974 या 72 जो भी हो वो पारित किया। वहां पर भी वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई, लेकिन इनके जैसे भू माफिया जो कि जंगल और वनों को साफ कर रहे हैं उसके माध्यम से वन्य जीव कैसे संरक्षित होंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, वहां पर मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से को रोकने की बात की गई थी। इसके अलावा भारत की एक राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पारित की गई थी और उसमें कहा गया था कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% जो क्षेत्रफल है वो वृक्ष या वन आच्छादित होना, जैसे भू माफिया जो है वो आच्छादित होने नहीं देंगे क्योंकि ये सारे वृक्षों को, जंगल को साफ करा रहे हैं। तो ये भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश को सरकार को खास तौर पर देखना होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट आई थी 2021 में और वहां पर ये बताया गया था कि जो लक्ष्य है 33% वन आच्छादित क्षेत्रफल का, उससे हम अभी बहुत पीछे हैं। केवल भारत में 24.62% भूमि जो है वो वृक्ष और वन से आच्छादित है। अगर हम नीति आयोग की बात करें जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनकी आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो बंजर भूमि गांव में है उसमें कृषि वानिकी के माध्यम से उसको हरा भरा करने का प्रयास। लेकिन इनके जैसे भू माफिया, जयराम जालान जैसे भू माफिया जो कि जमीन पर आते नहीं और इनके लठैत किसानों को मारते हैं, पीटते, डराते हैं। ये क्या नीति आयोग का जो ग्रो रिपोर्ट है उसमें जो कृषि वानिकी की बात की गई है बंजर भूमि पर, क्या उसको सफल होने देंगे? ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के लिए एक सोचने का विषय है कि इस विषय पर भी वो गौर करें।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मृदा का खनन हो रहा है, तो अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में मृदा के खनन के नियम क्या है या सरकार किस प्रकार से अनुमति प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक भूतत्व खनिकरण विभाग है। अगर आपको मृदा अपरदन करना है या खनन करना है तो आप क्या करेंगे, उस विभाग पर जाकर उनका एक पोर्टल है माइन मित्रा पोर्टल, वहां पर जाकर आप अनुमति लेंगे। अगर आपको अनुमति मिल जाएगी तो लगभग 100 घन मीटर या उससे अधिक खनन की अनुमति मिलती है। और उसमें जरूरी यह है कि कहा गया है कि केवल कुदाल या हाथ के माध्यम से अपनी निजी भूमि पर स्वयं उपभोग के लिए खनन किया जाएगा, मिट्टी का खनन किया जाएगा। लेकिन इनके जैसे जो भूमाफिया खनन माफिया हैं वो सिर्फ 100 घन मीटर नहीं बल्कि इनके जैसे लोग देखेंगे आप जेसीबी के माध्यम से लगातार खनन कर रहे हैं। 100 घन मीटर को तो क्रॉस ही कर चुके हैं, अवैध खनन भी चल रहा है और किसी की भी रोकने की इनकी हिम्मत नहीं है। इन्होंने दीवार खड़ी कर रखी है, भाई दीवार दिखाना एक मिनट। और इसके माध्यम से इन्होंने दीवार इसलिए खड़ी कर दी ताकि रोड से कोई देख ना पाए कि अंदर खनन चल रहा है और बहुत गहरे में इनका खनन चल रहा है। इस जेसीबी का ना कहीं पर रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने करवाया है, ना कहीं पर इन्होंने उसका पंजीकरण कराया, ना किसी प्रकार की अनुमति ली है। अब जो माइन मित्रा पोर्टल पर खनन की अनुमति भी ली जाती है सरकार से, उसके भी परमिशन के कुछ नियम है कि अगर आप मृदा का खनन कर रहे हैं और कोई सरकारी भूमि है या किसी का मकान है या संपत्ति है तो उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है, दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि रास्ते में आप किसी भी पेड़ पौधे वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इस भूमाफिया जयराम जालान ने लगभग 100 वृक्षों को कटवा दिया है। आप देखेंगे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि लगभग 100 वृक्ष इन्होंने कटवा दिए हैं, तो ये उल्लंघन हो रहा है साफ साफ। इसके अलावा जो भी खनन की अनुमति होती है, जितने भी मिट्टी के खनन की अनुमति होती है, अगर उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति खनन करता है तो उसको अवैध माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी लंबाई लगभग 6 फुट के बराबर खनन किया जा चुका है, ये तालाब क्रिएट किया जा चुका है। इसके अलावा है कि आप किसी भी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इन्होंने रास्ते में पड़ने वाले एक किसान के ट्यूबवेल को उखाड़ फेंका है इनके और इनके आदमियों ने। तो ये बात हो गई कि सरकार के नियम क्या हैं खनन के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश में खनन हो रहा है, नहीं। 2005 में हरियाणा में कुछ किसान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचे थे कि कुछ बाहरी व्यक्ति आकर उनके खेतों में खनन कर रहे हैं। तो जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय थी उन्होंने एक विशेषज्ञ टीम बनाई थी और विशेषज्ञ टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि खनन के माध्यम से पूरी मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल पूरी नष्ट हो जाती है, कार्बनिक पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, अंततः उस मिट्टी की उत्पादकता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और सिर्फ इस खेत के नहीं बल्कि आसपास के सारे खेतों के, क्योंकि जैसे बारिश होगी सारे खेतों की उपजाऊ मिट्टी बहकर इसमें आ जाएगी और वो वाले खेत जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। अब ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति ने अपनी बाकायदा रिपोर्ट दी है, उसमें खनन को रोकने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो सरोजनी नगर ब्लॉक है, सरोजनी नगर ब्लॉक में एक गांव था, नटकुर करके गांव का नाम था अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ। वहाँ पर एक किसान था 57 वर्षीय हरकिशन रावत, उसका एक इंटरव्यू छपा था। वो जो व्यक्ति थे उन्होंने एक जो अपनी बात व्यक्त की थी वो बड़ी दुख पहुँचाती है बात। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, और जब से ये बड़े बड़े भूमाफिया और खनन माफिया गांव की कृषि भूमि में प्रवेश इन लोगों ने किया है, तब से हो क्या रहा है कि पहले केवल बीजों के लिए, उर्वरक के लिए और पानी के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब हर सीजन के पहले आपको उपजाऊ मृदा लाकर खेतों में डालनी पड़ती है। तो ये एक रिपोर्ट है जो ज़मीनी स्तर के पत्रकार ने प्रकाशित की थी, आप देख सकते हैं जाकर। इसके अलावा अगर हम सर्वे की बात करें तो दुनिया के बहुत देशों में खनन पर बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं। अगर उन सर्वे में क्या प्रमुख बातें आ रही वो ध्यान से सुनिएगा, खासकर उन गांव के लोगों को है जो ज़बरदस्ती भूमाफियाओं को खेतों में प्रवेश देते हैं। खनन से आपको अचानक से थोड़ा पैसा मिलता है, थोड़ा आपको लगता है रोजगार मिल रहा है, इसलिए ये भूमाफिया बिना किसी परमिट के खेतों में प्रवेश करते हैं और खनन करने लगते हैं। लेकिन जो दीर्घकालीन रिपोर्ट बहुत सारे देशों में जहाँ पर मिट्टी का बहुत ज़्यादा खनन हुआ है वहाँ पर आई है, वो ये रिपोर्ट बता रही है कि ये जो पैसा है वो आपका निवेश नहीं है, अचानक से आपको पैसा मिलता है और आपका खेत बर्बाद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो रोज़गार है वो बहुत क्षणिक रोज़गार है, जब तक आपके खेत से महीने भर में मिट्टी निकाल लेंगे आपका रोज़गार ख़त्म। इसके अलावा जो इसके बुरे परिणाम आते हैं वो ये है कि खनन के माध्यम से मानव को रोज़गार बहुत कम मिलता है। ये सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि मानव को रोज़गार नहीं मिलता है और जेसीबी या बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उनके माध्यम से खनन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप भूमि को इस तरह प्रभावित करेंगे तो भूकंप के चांसेस बढ़ते हैं, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। इसके माध्यम से आप देखेंगे वायु प्रदूषण होता है, इसके जो धूल कण होते हैं वो मानव के फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों में समस्याएं होती है, जल प्रदूषण होता है, सभी प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ये दीर्घकालीन जो ये है ये बहुत लाभ नहीं देता है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा
कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ज़मीनी स्तर पर आपके लिए धूप में घूम रहा हूँ, जंगल में घूम रहा हूँ, जबकि मेरा एक पैसे का स्वार्थ नहीं है। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। संदेश में माफिया, भूमाफिया जयराम जालान तक पहुंचाना चाहूँगा कि अपने लठैतों के माध्यम से धमकी देने का काम मत करो। अगर इतनी हिम्मत हो तो सामने आकर, बात बहुत जिगर है तो लखनऊ में बैठकर अपने जो ज़मीनी स्तर के आपके 2-4 लठैत जो आपने पाल रखे हैं उनके माध्यम से धमकी देने का प्रयास ना करें। ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर मेरे ऊपर एक कृपा कर सकते हो, पर्यावरण के ऊपर एक कृपा कर सकते हो, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि इन जैसे जयराम जालान जैसे भूमाफिया जो न केवल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बल्कि वन और जंगल और मृदा को प्रभावित कर रहे हैं, इन पर नियंत्रण लगाया जाए। वीडियो के बाद अगर मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी लगती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति होगा, भूमाफिया, खनन माफिया, इको माफिया जयराम जालान। दूसरी बात है कि आप अपने लठैतों के माध्यम से जो धमकी दिलाने का काम करें मत करिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप सामने आकर बात करिए। तीसरी बात यह है कि ये जो आप धमकी दिलवा रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पर्यावरण के लिए लड़ने के लिए तत्पर हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि अगर मुझे रास्ते से हटा सको मुझे मारकर तो हटा दो, वरना मैं हटने वाला नहीं हूँ। अंततः सभी से कहना चाहूँगा कि मैं 48 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ भटक रहा हूँ, जंगलों में, खेतों में, खनन वाले क्षेत्रों में। आप युवा हैं, आप कुछ मत करिए, मैं आपके लेकर रहा हूँ। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इनके जैसे जो बाहरी लोग आते हैं, गांव में प्रवेश करते हैं, जो हमने ब्रिटिश काल में देखा था कि बाहरी लोग आकर गांव की पूरी व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, पर्यावरण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आज़ादी कितने साल बाद भी आज वही हो रहा है। इनके जैसे व्यक्ति आते हैं और पूरे गाँव की कृषि पारिस्थितिकी को प्रभावित कर देते हैं। तो आप ये सिर्फ एक उपकार करिए, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि प्रशासन और सरकार तक इन जैसे भूमाफिया कि जो भी एक ये यहाँ पर समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, ये आवाज़ें सरकार और प्रशासन तक पहुँचें और सरकार और प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे। नमस्कार, जय श्री राम।